औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं DHQ हॉस्पिटल टोबा टेक सिंह में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। तो इससे पहले जो एक छोटा सा सेशन रिकॉर्ड किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें हमने जस्ट DSM-5 का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखा था, उसके साथ साथ ICD-9 और ICD-10 को देखा था और उसकी कोडिंग कैसे की जाती है और कोडिंग क्यों की जाती है और थोड़ा सा डायग्नोसिस को देखा था। तो आज हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो ये प्रॉपर DSM-5 के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को ही डिस्कस करेंगे और इसका मकसद ये है कि हम जब DSM-5 पर जाएं तो उससे पहले हमारी थोड़ी सी बेस बन जाए कि ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है तो और ये क्यों होती है। तो इसको थोड़ा सा हम आज डिस्कस करें, इसके बाद हम प्रॉपर DSM-5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो अब अगर पहला देखा जाए तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसकी जो डेफिनेशन दी गई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उसके में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको अंडरलाइन किया गया, तो इसको भी देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये इसको ID भी कहते हैं, ठीक है, इज़ अ टर्म यूज्ड व्हेन अ पर्सन हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस, ठीक है, इन कोग्निटिव फंक्शनिंग एंड स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, सोशल एंड सेल्फ केयर स्किल। तो लिमिटेशन होता है किसी भी चीज़ की रुकावट बन जाना, या हम अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल रिसर्च कर रहे हैं कहीं पे, तो हम एक सिटी पे करते हैं तो उसको पूरे पाकिस्तान में या पूरे पंजाब में हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये हमारी लिमिटेशन होती है। ठीक है। तो जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसमें लिमिटेशन क्या आती है, उसमें लिमिटेशन ये है कि कोग्निटिव फंक्शनिंग डिस्टर्ब होती है, स्किल्स डिस्टर्ब हो जाती हैं, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, सोशल एंड सेल्फ हेल्प। ठीक है। कोग्निटिव फंक्शनिंग में होते हैं, थिंकिंग होती है, उसकी रीजनिंग होती है, जजमेंट होती है, और सोशल में उसकी होती है कि वो इंटरेक्ट करता है लोगों के साथ और किस तरह करता है, प्रॉपर वे में इंटरेक्ट करता है कि नहीं। मतलब एक जगह पे बड़े लोग बैठे हैं, एक जगह पे छोटे लोग बैठे हैं, तो वो एक ही बंदा दोनों जगह पर जाता है, तो क्या वो प्रॉपर इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं, या आने जाने वाले लोगों के साथ वो किस तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो अगर हम छोटे बच्चे को देखें तो हम पहली जो उसमें चीज़ देखते हैं वो देखते हैं सोशल स्माइल, कि सोशल स्माइल है कि नहीं। अगर कोई उसको उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, उसको बुलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ इंटरेक्ट करता है कि नहीं, या उसको स्माइल देता है कि नहीं। ठीक है। तो ये सोशल में आ जाता है। उसके साथ साथ हम अगर कम्युनिकेशन को देखें तो वो कम्युनिकेशन करता है कि नहीं, और हम इसको ये भी देखते हैं कि जिस तरह दूसरे बच्चे नॉर्मल अपनी एज के हिसाब से कम्युनिकेशन करते हैं, क्या उसी तरह वो भी करना शुरू हुआ है कि नहीं। ठीक है। उसके साथ साथ सेल्फ़ केयर देखते हैं। सेल्फ़ केयर में आ जाती है उसका वाशरूम जाना, हाथ धोना, कपड़े चेंज करना और खाना वगैरह खाना। तो वो भी हम देखते हैं कि उन बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हुई हैं कि नहीं। ठीक है। तो अगर वो नहीं हुई तो हम ये अख़ज़ करते हैं कि इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर परफॉर्म वो चीज़ें बाद में आती हैं जब हम उसका क्राइटेरिया देखते हैं। तो अभी हम जस्ट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। उसके बाद है जी, दीज लिमिटेशन कैन काज अ चाइल्ड टू डेवलप एंड लर्न मोर स्लोली। तो ये जो लिमिटेशंस हैं ऊपर वाली हमने डिस्कस की है, कोग्निटिव फंक्शनिंग स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन है, सोशल एंड सेल्फ केयर स्किल्स हैं। तो इसमें जो चीज़ें हैं उनकी लिमिटेशन जो है उसकी वजह से उनकी लर्निंग स्लो हो जाती है। ठीक है। और दूसरे बच्चों से डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। और उसके साथ साथ हम इसको ये देखते हैं कि क्या बच्चा दूसरे नॉर्मल बच्चों की तरह ही ये चीज़ें अडेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये 18 ईयर्स से पहले रोल आउट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट पे उन्होंने जो IQ पहले हम मेजर करते हैं, उसके लिए हम SPM यूज़ करते हैं बड़ों के लिए, और बच्चों के लिए CPM यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसमें हम IQ देखते हैं, IQ इज़ बिलो 72
75, अगर इससे बिलो हो तो हम उसको कहते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। देयर आर सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन 2 और मोर अडेप्टिव एरिया, स्किल दैट आर needed to live, work and play in the community such as communication और सेल्फ केयर। तो उसमें अगर हम अभी देखें जो DSM-5 का क्राइटेरिया है, तो उसमें हम IQ की बजाय ज़्यादा हम फोकस करते हैं अडेप्टिव फंक्शन के, कि बच्चा एज के हिसाब से और कम्युनिटी के हिसाब से चीज़ों को अडेप्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसमें पहले भी हम इन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्फ हेल्प स्किल, सोशल हेल्प स्किल जो होती हैं, ठीक है, जो सोशल स्किल होती हैं वो, और उसके साथ साथ कम्युनिकेशन की बात कर चुके हैं। तो हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया। तो हम ये देखते हैं कि वो उसने प्रॉपरली एज के हिसाब से अडेप्ट किया कि नहीं। तो अगर अडेप्ट किया तो इंटेलेक्चुअल डिसेबल नहीं होगा, अगर अडेप्ट नहीं किया टाइम के हिसाब से तो वो हम उसको कहते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबल है। ठीक है, द कंडीशन मैनिफेस्ट इटसेल्फ बिफोर द एज ऑफ 18। तो ये चीज़ें 18 ईयर से पहले रूल आउट हो जाती हैं, बल्कि ये तो बच्चा 1-1.5 साल का भी हो जाए तो पता चल जाता है कि इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है कि नहीं। ठीक है, तो ये APA के अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्कस किया है कि APA के अकॉर्डिंग क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर और रिस्क फैक्टर। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर वो होते हैं जो प्री डिस्पोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि किसी भी बंदे में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किसी को जो हम अगर फॉर एग्जांपल डिप्रेशन डिसऑर्डर को देखते हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, एंग्जाइटी डिसऑर्डर को देखते हैं, और जितने भी हम डिसऑर्डर को देखते हैं, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या रिस्क फैक्टर वो होते हैं जो उसके लिए रिस्क क्रिएट करते हैं, जो उस चीज़ को क्रिएट करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो प्री डिस्पोजिंग और रिस्क फैक्टर, इसमें पहले जो हम अभी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो बच्चों की ही बात करेंगे। तो उसमें अगर हम देखें तो इंजरी, डिजीज़ और अ प्रॉब्लम इन द ब्रेन। तो अगर बच्चे में कोई हेड इंजरी हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। कोई डिजीज़ ऐसा उसको हो सकता है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बच्चे अगर हमारे पास आते हैं कुछ, तो उनको अगर 1-1.5 साल की उम्र में अगर उनको बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, तो उसकी वजह से भी, जिसको गर्दन तोड़ बुखार भी हम कहते हैं, तो उसकी वजह से भी उनमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाती है। ये रिस्क फैक्टर है। ठीक है, या कोई प्रॉब्लम ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कोई ट्यूमर वगैरह हो सकता है, ठीक है, या फिर हम जैसे माइक्रोसेली बच्चे होते हैं, हाइड्रोसेली बच्चे होते हैं। तो माइक्रोसेली बच्चे वो होते हैं जिनका सर छोटा होता है, हाइड्रोसेली बच्चे वो होते हैं जिनका सर नॉर्मल साइज से बड़ा होता है। तो अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, समटाइम अननोन, समटाइम कोई रीज़न भी नहीं होती, रूल आउट करने के बावजूद कोई रीज़न नज़र नहीं आ रही होती, तो उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो आगे जाकर चलते हैं जी, डाउन सिंड्रोम है। तो डाउन सिंड्रोम होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। तो इन बच्चों में भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। ये रिस्क फैक्टर है, बताते खुद डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो फीटल अल्कोहल सिंड्रोम है। इसमें अगर मदर अल्कोहलिक होगी तो उसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर है कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो सकता है। तो नेक्स्ट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है। ठीक है, तो ये भी क्रोमोसोमल ही है। तो इसमें जो एक्सेस होते हैं, मेल में एक्स एंड वाई होता है और फीमेल में डबल एक्स होता है। ठीक है, एक्स एस होता है। तो मेल के एक्स में सम टाइम ऐसा होता है कि जो प्रोटीन की मिकदार होती है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है, जिसकी वजह से उनमें ये मसला होता है। तो उसमें जो जितनी भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की सिम्टम्स होती हैं सारी इसमें आती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी बिफोर बर्थ और सून आफ्टर बर्थ। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है वो बर्थ से पहले भी अगर प्रॉब्लम होगी है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, और बर्थ के बाद अगर हो जैसे मिस हैंडलिंग हो जाती है, ठीक है, सिजेरियन केस में अक्सर बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का रिस्क होता है।
इन्फेक्शन और स्ट्रोक हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है बहुत, जिसकी वजह से भी ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इसमें हो सकती है। तो जो मोस्ट कॉमन काजेज़ होती हैं वो अगर देखी जाएँ तो उसमें जी पहली है जेनेटिक कंडीशनिंग। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम जो हमने पहले डिस्कस किया, और फिनाइल केटोनूरिया PKU। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी कम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, मदर के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है या सेल डिवाइड होने में कोई मसला हो गया, तो उसकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है जी प्रॉब्लम ड्यूरिंग बर्थ। जब बच्चा पैदा होता है जो लेबर रूम में अगर इस तरह की चीज़ें कुछ हो गई हैं तो उसकी वजह से भी हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी चाहिए। ठीक है, और या मिस हैंडलिंग हो सकती, इसकी वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो नेक्स्ट है जी डिजीज़ और टॉक्सिक एक्सपोजर। तो ये जैसे कुछ बच्चों में हो जाता है जिसको हम खसरा कहते हैं, इस तरह की चीज़ें अगर हो गई हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये कुछ बच्चों में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मेल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाती है, प्रॉपर उन बच्चों को खुराक नहीं दी जाती जिस तरह की उनको देनी चाहिए, तो उसकी वजह से भी ये हो जाती है। मेडिकेशन अगर प्रॉपर नहीं की जाती, कुछ हमने देखी हैं कि वो मेडिसिन तो ले आती हैं लेकिन बच्चे को देनी नहीं, तो मेडिसिन रखने से उसको असर नहीं होगा। अगर मेडिसिन उसको प्रॉपर नहीं दी जाएगी तो उसकी वजह से भी अगर बच्चों में कोई मेडिकल काजेज आ गए हैं तो उस वजह से भी बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है जी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग इसको देखें, इसको सुने, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को लगे किसी भी चीज़ में, पूरी स्लाइड को देखें तो फिर आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। ये जस्ट इतना सेशन था, इसमें जस्ट थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसके बाद हम प्रॉपर DSM-5 जाएंगे, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।